अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था और उन टाइप्स के साथ साथ उनके जितने भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, वोल्टेज रेटिंग, कैपेसिटेंस रेंज, इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो काइंडली आप उस लेक्चर को भी लाजमी विज़िट करें। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो कैपेसिटर की इक्वेशन है Q इक्वल्स CV, इस इक्वेशन में जो Q है एक्चुअली वो कौन सा चार्ज है, C क्या है, V क्या है, और अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स में से किसी भी दो पैरामीटर्स के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ जो होंगे वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो ग्राफ कैसे होंगे और उन ग्राफ्स की जो स्लोप है वो कितनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर इज़ Q इक्वल्स CV। यहाँ पर जो Q है, देखें, इसको सिर्फ ये नहीं कहना कि Q इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उसकी वजह यह है क्योंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो तो ज़ीरो होता है। तो Q यहाँ पर शो कर रहा है दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज को। हमें पता है कि कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोनों चार्जेस अमाउंट में बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए एक चार्ज्ड कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज होता है दैट इज़ ज़ीरो। सो Q इज़ नॉट द चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बल्कि Q सिर्फ और सिर्फ दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज को शो करवा रहा है। C यहाँ पर कैपेसिटेंस है जो कि कांस्टेंट रहेगी, और V यहाँ पर दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हमारी बैटरी के पोटेंशियल के ही इक्वल हो जाएगा जब हमारे पास जो कैपेसिटर है वो मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, तो देखें, हमें पता है कि C ये तो कैपेसिटेंस है, ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल को ले लूँ वोल्ट्स में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चार्ज को ले लूँ कूलम्ब में। अब वोल्टेज को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्यों लिया, चार्ज को वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्यों लिया, तो उसकी रीज़न सिंपल ये है कि एक्स एक्सिस जो है ये एक इंडिपेंडेंट एक्सिस है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हम सिर्फ उसी क्वांटिटी को लेंगे जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी। तो अगर आप चार्ज और वोल्टेज में से चेक करें तो वोल्टेज चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज है या दो प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज आएगा वो चार्ज इस वोल्टेज की वजह से आएगा जो बैटरी हमने कनेक्ट की होगी। इट मीन्स कि जो चार्ज है वो बैटरी के वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम डिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर चार्ज को लेंगे, इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर वोल्टेज को लेंगे। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्योंकि कांस्टेंट है तो चार्ज और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जैसे जैसे आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा। जब बैटरी का पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी ज़ीरो होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए Q और V के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद
अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस एंड चार्ज, तो देखें वो ग्राफ किस तरह से बनेगा। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चार्ज को ले लूँ कूलम में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कैपेसिटेंस को ले लूँ फैरड में, तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक फिक्स्ड कैपेसिटर होगा तो उस कैपेसिटर के ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो मेंशन की गई होगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था एक 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, तो उस 2200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, चाहे आपने उस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है या उस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट ही रहेगी, 2200 माइक्रोफैरड ही रहेगी। सो क्योंकि कैपेसिटेंस सी ये तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए चार्ज और कैपेसिटेंस के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। और ये स्ट्रेट लाइन यही शो कर रही है कि जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैपेसिटेंस सिर्फ उसी टाइम चेंज होगी अगर हम अपने कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया चेंज करें, अगर अपने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको चेंज करें, या अपने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है उस डाई इलेक्ट्रिक को चेंज करेंगे, तभी हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होगी। सो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछता है कि अगर हम कैपेसिटेंस और चार्ज में एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कैसा होगा, तो हमने क्या बताना है कि वो ग्राफ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, जबकि वो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस की। नाउ व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ सच ग्राफ, ऐसे ग्राफ की स्लोप कितनी होगी। तो देखें, स्लोप का हमें एक जनरल फार्मूला पता है, स्लोप जिसको हम m से शो करवाते हैं, m इज़ इक्वल टू tan थीटा। सो अगर हम इस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो थीटा है वो ज़ीरो होगा। सो tan थीटा ज़ीरो, देयरफॉर स्लोप इज़ ज़ीरो। अब अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल या वोल्टेज के दरमियान, तो देखें ये ग्राफ भी बिल्कुल ऊपर वाले ग्राफ की तरह ही होगा, क्योंकि अगेन वही बात कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी प्लेट्स के एरिया पर, प्लेट्स के दरमियान मौजूद डिस्टेंस के ऊपर और प्लेट्स के दरमियान मौजूद डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर। सो यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी ग्राफ के अंदर, और ये स्ट्रेट लाइन यही बताएगी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो एक फिक्स्ड कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, ज़ीरो है। लेकिन अगर आप पहले ग्राफ के अंदर आएँ तो पहले ग्राफ के अंदर हमारी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल नहीं है, वो हमारे एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रही है। इट मीन्स के एंगल थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर जब हम इस थीटा का tan लेंगे तो वो भी हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा, और जब हमारे पास आंसर ज़ीरो नहीं आएगा इट मीन्स के इस लाइन की जो स्लोप है वो भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर जो है वो एक डीसी के लिए और एसी के लिए किस तरह का बिहेवियर शो करवाता है। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन डीसी एंड एसी सर्किट्स। तो कंसिडर करें कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी है और इस कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल V है। जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस प्लेट को इस डीसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें, एक प्योर डीसी सप्लाई की, तो एक प्योर डीसी करंट ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ साथ ना ही अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करे और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। जैसे हमें एक सेल से कांस्टेंट करंट मिल रहा होता है,
बेशक टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन अगर हमारे सेल से हमें 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं तो वो 2.5 वोल्ट ही हमें मिलते रहेंगे। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि बताएं कि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक प्योर डीसी वो तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उस प्योर डीसी के अंदर तो किसी तरह का कोई साइकिल नहीं है। इट मीन्स कि जब डीसी के अंदर किसी तरह का कोई साइकिल नहीं है तो डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़ीरो होगी। और अगर हम डीसी करंट के लिए टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना चाहें तो वो टाइम पीरियड हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सिंस फ्रीक्वेंसी इन डीसी सप्लाई इज़ ज़ीरो, देयरफॉर टाइम पीरियड फॉर द डीसी इज़ इन्फिनिटी। अब जिस तरह से एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, बिल्कुल इसी तरह से एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, जिसे हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, और उसे हम शो करवाते हैं एक्स सी से, जो कि इक्वल होती है 1/2πfc। कैपेसिटर की रिएक्टेंस डिपेंड करती है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी हमारी बैटरी की होगी या सप्लाई की होगी, जो सप्लाई हमने अपने कैपेसिटर के साथ अटैच की हुई है। तो क्योंकि ये डीसी सप्लाई है तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, तो जब आप यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को एक डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कैपेसिटर उस डीसी बैटरी के लिए बहुत हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रिएक्टेंस शो करवाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ओम्स लॉ V इक्वल्स आई आर, आर यानी कि ये इक्वेशन है रेजिस्टर के लिए। लेकिन अगर इसी ओम्स लॉ को मैं कैपेसिटर के लिए लिखना चाहता हूं तो मैंने अभी आपको बताया कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है। तो हम आर को किस से रिप्लेस कर सकते हैं? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर से। सो यहाँ से अगर मैं करंट को कैलकुलेट करूँ तो करंट इक्वल्स V अपॉन एक्स सी, V जितने वोल्ट की बैटरी अटैच की हुई है वो वैल्यू, और यहाँ पर रिएक्टेंस हमें जो कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है वो इन्फिनिटी है, एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अभी मेरे इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ ज़ीरो, यानी कि किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। स्टार्ट में जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड चार्ज हो रहा होगा, तब तो हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही दो प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा और दो प्लेट्स के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, देन हमारे इस सर्किट के अंदर किसी तरह का करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये बैटरी फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की है तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पर भी कितने वोल्ट आ चुके हैं? +5 वोल्ट। अब यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट। इस कंडक्टर के जो दोनों पॉइंट हैं वो सेम पोटेंशियल के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर से डीसी को परमिट नहीं करता, अपने अंदर से डीसी को गुजरने की इजाज़त नहीं देता। यानी कि जैसे एक ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट कहने का मतलब है कि जैसे ये एक सर्किट है, ये ओपन है, दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो बेशक मैं इसके साथ कोई एक बैटरी अटैच कर दूं, मुझे बताएं कि क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा? किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि पाथ ही कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैपेसिटर अपनी रिएक्टेंस रेजिस्टेंस को शो करवाएगा कि ऐसे समझ लें कि करंट को आगे जाने के लिए किसी तरह का पाथ नहीं मिलेगा। सो द कंक्लूजन इज कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी, प्योर डीसी। लेकिन
अगर हमारे पास प्योर डीसी नहीं है बल्कि रिपल डीसी है, या जिसको हम पल्सेटिंग डीसी भी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह की आउटपुट हमें एक हाफ वेव रेक्टिफायर से मिलती है, उसको हम रिपल डीसी कहते हैं। तो अगर तो ये रिपल डीसी हम अपने कैपेसिटर को प्रोवाइड करेंगे तो याद रखिएगा कि क्योंकि ये प्योर डीसी नहीं है तो इसीलिए वेरी हाई रिएक्टेंस कैपेसिटर जो है वो शो नहीं करवाएगा, तो कुछ ना कुछ करंट जो है वो हमारे सर्किट में फ़्लो करेगा। तो पल्सेटिंग या जो रिपल डीसी है उसको हमारा कैपेसिटर अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ करता है। अब आ जाएं कि अगर मैं अपने कैपेसिटर को किसी एक एसी सोर्स के साथ अटैच कर दूं, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये एसी सप्लाई का सिंबल है। अब एसी क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को टाइम के साथ साथ चेंज करता रहे उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की जो वेव है ये एक सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट की वेव है, और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। ये एक साइकिल कंप्लीट करने में हमारा जो एसी टाइम ले रहा है इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड। तो क्योंकि यहाँ पर तो साइकिल्स हैं तो एक सेकंड के अंदर जितने भी साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होंगे उतनी ही हमारे एसी की फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब है कि एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो नहीं होगी। अभी पाकिस्तान में हमारे घरों में जो एसी करंट आ रहा है उस एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। बाकी हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन जनरेटर्स भी लैब्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को खुद से भी चेंज करवाते हुए अपने सर्किट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देखें, अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं है इट मीन्स कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है अब वो इन्फिनिटी भी नहीं होगा बल्कि कुछ ना कुछ नंबर आएगा। इसीलिए अब जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होगी वो भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक हो गया? ओके, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा, और जब कोई ना कोई नंबर आप यहाँ पर पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की जगह पर तो एक्स सी जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, बल्कि उसका कुछ ना कुछ जो है वो आंसर आएगा। ओके, अब अगर हम देखें कि क्या इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स वी अपॉन एक्स सी, और क्योंकि एक्स सी ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो अब करंट भी ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी वो हमारे सर्किट के अंदर फ्लो करता रहेगा। इट मीन्स हमें पता चला कि जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर से एसी को परमिट करता है, एसी को गुजरने की इजाज़त देता है। किस तरह से? इसको आप एक और तरह से भी देख सकते हैं कि जब एसी का एक साइकिल कैपेसिटर के पास जाता है तो उस एक साइकिल के अंदर हमारा कैपेसिटर 2 दफ़ा चार्ज होता है और 2 दफ़ा डिस्चार्ज होता है। अगर आप इसी एक साइकिल के 4 पोर्शन बनाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा, और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा कैपेसिटर अगेन डिस्चार्ज होगा। सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा यानी कि टाइम पीरियड का हाफ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आने से फॉर एग्जांपल हमारे सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब ये पॉइंट नेगेटिव हो गया, ये पॉइंट पॉजिटिव हो गया, अब हमारे सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो एक साइकिल के अंदर हमारे पास जो करंट है वो 2 दफ़ा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और इस तरह से लगातार कंटिन्यूसली हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी। तो आपने क्या याद रखना है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा और एसी के लिए ओपन सर्किट बिहेव नहीं करेगा, बल्कि एसी के लिए लगातार जो है वो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी, और हमारे पास जो कैपेसिटर है वो एक क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो आई होप को आपको आज के जो पॉइंट्स हैं वो आसानी से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में
हम देखेंगे कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हम दो केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी दो प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस हो तब हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारी दो प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस ना हो, कोई भी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद हो, तो उसके लिए हम अपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और दोनों केसेस में से किस केस के अंदर हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।